नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम का विरोध करने पर क्या कानून की पढ़ाई पास करने वाले छात्रों को प्रैक्टिस करने से रोक देंगे? तब तो कॉकरोच शब्द चीफ जस्टिस सूर्यकांत की जुबान से ही निकला, जिसके बाद एक पार्टी बनी, दिल्ली और देश भर में बड़ा आंदोलन हुआ, लाखों बच्चे, उनके माता पिता उसमें आए। तो क्या अब उन बच्चों की, उनके माता पिताओं की नागरिकता ले ली जाएगी? इतनी हिम्मत अगर आ गई है तो ये भी कर लीजिए। आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। लेकिन 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर इस देश में बात किस चीज पर हो रही है? बोलने की आजादी छीनी जा रही है, छीन लेने की धमकी दी जा रही है, धमकी वापस लेकर कृपा बताई जा रही है, सीमाएं तय की जा रही हैं कि आप किसके खिलाफ बोल सकते हैं और किसके खिलाफ नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सफाई दी कि कॉकरोच युवाओं के लिए नहीं कहा, उनके लिए कहा जो फर्जी डिग्री लेकर वकील बन जाते हैं। क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को याद नहीं कि उन्होंने उन वकीलों के संदर्भ में कहा जिनके पास फर्जी डिग्री है और अदालतों में घूम रहे हैं? यह अपने आप में न्यायपालिका का सबसे बड़ा घोटाला है। और अगर यह गलत है, तब फिर वकीलों ने देश भर की अदालतों में इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? अभिजीत दीपके ने ट्विटर पर लिखा है, अगर सारे लीगल कॉकरोच एकजुट हो जाएं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों नहीं मांग करता कि इन सब बातों की जांच हो, एक सप्ताह के भीतर बता दिया जाए कि दिल्ली की अदालतों में कितने वकील फर्जी डिग्री वाले हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोर्ट में झोला छाप वकील कहां से आ गए? 15 मई को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच की बात कही थी। 15 अगस्त आ गया। बताइए 3 महीनों में फर्जी डिग्री वाले कितने वकील इस देश में पकड़े गए? मूल सवाल क्या है? मूल सवाल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने देश के टॉप लॉ कॉलेज के वाइस चांसलर के नाम यह सर्कुलर जारी कैसे कर दिया? इस तरह की धमकी देने की सोच और इसके पीछे के दुस्साहस का सोर्स क्या है? खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 14 अगस्त को इस बारे में सुनवाई के दौरान पूछा कि इस मामले में बार काउंसिल मुद्दा बनाने वाला कौन है। अपने छात्र वर्षों में मैं भी इन गतिविधियों में शामिल रहा हूं। अगर छात्र गलत हैं तो भी उन्हें प्रदर्शन का अधिकार है। यह मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, बार काउंसिल का इससे कोई लेना देना नहीं। इस मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने आदेश जारी किया कि किसी भी छात्र या शिक्षक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बार काउंसिल से सवाल किया गया है कि इस मामले में आपका क्या अधिकार क्षेत्र है, यह स्पष्ट करें और यह सर्कुलर काउंसिल के प्रस्ताव के तहत पास हुआ या अध्यक्ष की इच्छा अनुसार यह भी साफ करें। गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को ठीक से संभाल लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बयान जारी किया है, इसकी निंदा की है। बीजेपी से जुड़े वकीलों ने भी इसकी निंदा की है। मनन मिश्रा को बीजेपी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया। क्या इनसे इस्तीफा देने के लिए बीजेपी कह पाएगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सवाल कर दिया है कि बार काउंसिल मुद्दा बनाने वाला कौन होता है? यह पत्र अध्यक्ष ने अपनी तरफ से लिखा या काउंसिल में प्रस्ताव पास हुआ था, इसकी जांच होगी। दरअसल बार काउंसिल ने यह पत्र लिखकर चीफ जस्टिस के उस बयान को, चीफ जस्टिस को फिर से मुद्दा बना दिया, लोगों की नजरों में ला दिया, जिसकी सफाई देने के बाद भी भुलाया नहीं जा पा रहा। क्या अब देश के युवाओं को नौकरी नहीं देने, नौकरी से निकलवाने की धमकी दी जाएगी कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की किसी बात का विरोध किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी बात का विरोध किया है? इस देश में ऐसा पत्र टाइप कैसे हो गया? देश के टॉप लॉ कॉलेज के वाइस चांसलर को भेजा कैसे गया? इसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। और जवाबदेही यह नहीं हो सकती कि 40 मिनट के भीतर मनन मिश्रा ने अपने पहले पत्र को वापस ले लिया। यही वो पहला पत्र है जिसमें 13 अगस्त को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा के हस्ताक्षर से भेजा गया। इसमें 2026 में पास होने वाले
पूरे बैच के छात्रों को वकील के रूप में एनरोल नहीं किया जाएगा। यह केवल पत्र नहीं था बल्कि आदेश था। सभी राज्यों के अलग अलग बार काउंसिल को आदेश भेजा गया कि इनका एनरोलमेंट नहीं हो। इसमें जांच की मांग भी की गई और लिखा गया कि हमने दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस की भागीदारी के खिलाफ एक संगठित अभियान, ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलाए जाने की खबरों को संज्ञान में लिया है। संगठित अभियान को आपराधिक बताया जा रहा है। क्या संगठित अभियान करना गलत है? तब तो राजनीतिक दल किसी भी मुद्दे पर कोई आंदोलन ही ना कर पाए। अगर छात्रों ने मिलकर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध किया है और यह ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है, तब भी भारत के संविधान की किस धारा के हिसाब से अपराध है? ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन के नाम पर किसी भी आंदोलन को साजिश का हिस्सा बताना यह गोदी मीडिया की संगठित सोच और जुबान है, जो देश की संस्थाएं भी बोलने लगी हैं। हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी को नलसर कहा जाता है। अंतिम वर्ष के छात्रों ने कहा कि हम इस बात से चिंतित हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने छात्रों पर पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई की याचिका की अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार कर दिया। कानून के छात्रों के रूप में हमारी यह चिंता हमारे बैच तक सीमित है। किसी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में संवैधानिक मूल्यों, न्याय की उपलब्धता और लोगों की समस्याओं पर सोच समझकर कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दिखाई देनी चाहिए। एक ऐसे डिग्निटरी जिनका हाल का लोक आचरण, पब्लिक कंडक्ट आम नागरिकों पर पुलिस की हिंसा को खारिज करता हुआ प्रतीत होता है, उनसे डिग्री लेना नलसर में हमें दिए गए मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए हम यूनिवर्सिटी से पुरजोर अपील करते हैं कि दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के विकल्प पर फिर से विचार करें। गनीमत है कि वाइस चांसलर ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र को लेकर जांच नहीं बिठा दी, बल्कि कहा कि देखते हैं ऐसा करना संवैधानिक रूप से उचित है या नहीं। आज के दौर में वाइस चांसलर इतना भी छात्रों का साथ नहीं देते। कितना शानदार पत्र लिखा है छात्रों ने अपने वाइस चांसलर को, अपने चांसलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। इस पर तो सभी को गर्व होना चाहिए कि आज भी भारत के कॉलेजों में नौजवान जिंदा हैं। उनके दिलों में देश धड़क रहा है, साहस है, तभी तो वे चीफ जस्टिस से भी सवाल कर रहे हैं। क्या इसके लिए उन्हें कोई सजा दे सकता है? 23 जुलाई को 70 छात्रों के बैच के पत्र के समर्थन में उनके जूनियर बैच के छात्रों ने भी पत्र लिख दिया। 25 जुलाई आते आते 2027, 2028, 2029, 2030 और 2031 में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों ने भी 23 जुलाई के पत्र का समर्थन कर दिया और प्रशासन को भेज दिया। 6 पन्ने के अपने सर्कुलर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा क्या लिखते हैं, गौर कीजिए। लिखते हैं, कानून का जो छात्र देश के सबसे ऊंचे न्यायिक अधिकारी के लिए सम्मान नहीं रखता, उससे एक जिम्मेदार और समझदार एडवोकेट, शिक्षक या जज होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे लोग हमेशा ही इस प्रोफेशन के लिए एक बोझ बने रहेंगे, लाइबिलिटी होंगे। हमारा अनुभव है कि ऐसे लोग हमेशा स्ट्राइक और बॉयकॉट में शामिल रहते हैं और लीगल प्रोफेशन की छवि धूमिल करते हैं। इसी देश में पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को सोशल मीडिया पर गालियां दी गईं। गाली देने वाले मनन मिश्रा की विचारधारा की तरफ के लोग हैं। क्या तब कोई कार्रवाई हुई? पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने उन गालियों को नजरअंदाज कर दिया। तब फिर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की किसी बात की आलोचना इस देश में छात्र क्यों नहीं कर सकते हैं? अक्टूबर 2025 में भरी अदालत में तत्कालीन चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंका गया। वकील राकेश किशोर ने सनातन का अपमान नहीं सहेंगे कहते हुए उनके तरफ जूता फेंक दिया। एक मामले की सुनवाई में हिंदू देवता पर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की टिप्पणी को बहाना बनाते हुए यह सब किया गया। इसके तुरंत बाद चीफ जस्टिस गवई ने कहा उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी शाम प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे फोन पर बात की, घटना की निंदा की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर को निलंबित कर दिया। जूता फेंकने की घटना के बाद
अगली बार जब बेंच बैठी तो तत्कालीन चीफ जस्टिस गवई ने कहा जो हुआ वो शॉकिंग था, लेकिन वह भुला दिया जाने वाला अध्याय है, फॉरगॉटन चैप्टर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। यही नहीं, मौजूदा चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में भी किसी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तब भी चीफ जस्टिस ने यही कहा इन बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। अब आपसे एक सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राज्यसभा के सांसद मनन मिश्रा से यह सवाल पूछेंगे कि उन्होंने इस तरह का पत्र क्यों लिखा? क्या उनकी राजनीतिक तौर पर कोई जवाबदेही तय कर पाएंगे? क्या चीफ जस्टिस की आलोचना करने वाला इस देश के लिए बोझ माना जाएगा? उसकी नौकरी छीन ली जाएगी? उसे प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा? जिन 450 छात्रों ने हैदराबाद के नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च में 5 साल तक वकालत की पढ़ाई की, संविधान पढ़ा, उनकी आजीविका के अधिकार पर बीसीआई हमला करने कैसे चला गया कि उनका एनरोलमेंट नहीं होने देंगे? गनीमत है पत्र वापस ले लिया गया, वरना यह संविधान के साथ साफ साफ क्राइम था। पूरा पत्र आर्टिकल 21 की भावना के खिलाफ लिखा गया, जो सभी को जीने का समान अधिकार देता है। यह हमारा या किसी का भी मौलिक अधिकार है। अगर इतना कुछ करने की हिम्मत आ गई है कि किसी की प्रैक्टिस पर रोक लगाने का पत्र लिख सकते हैं, तब फिर वह भी कर दीजिए कि सांस लेने से भी रोक लगा दीजिए, जैसा कि हिटलर ने जर्मनी में किया था। क्या वो कर सकेंगे? है इतनी हिम्मत? अपने पहले सर्कुलर में मनन कुमार मिश्रा ने वाइस चांसलर से 3 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट देने की मांग की। कहा कि उन छात्रों की पहचान कीजिए जिन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ कैंपेन में अग्रणी भूमिका निभाई। सर्कुलर कहता है विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार नालसार के कुछ अकादमिक स्टाफ में ग्रुपिज्म और डर्टी पॉलिटिक्स चलती है। इन लोगों ने छात्रों को भ्रमित करने और भड़काने में सक्रिय भूमिका निभाई है। पढ़ाने के बजाय शिक्षक कैंपस में राजनीति कर रहे हैं। यह सब मनन मिश्रा लिख रहे हैं और यह भी लिखते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश में कानूनी शिक्षा का रेगुलेटर है, नियामक है। ऐसे गंभीर मामले में वह मूक दर्शक नहीं रह सकता। क्या इसे पढ़कर आपको शर्म नहीं आती? दुनिया में भारत की क्या साख रह जाएगी? किस तरह की बातें हो रही हैं इस देश के बारे में? हम किस तरह का संदेश देना चाहते हैं दुनिया को और देश के नौजवानों को? लाखों वकीलों को यह सवाल खुद से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यक्रम का विरोध करना अपराध है? विरोध करने पर उनका एनरोलमेंट बैन कर दिया जाएगा? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नहीं पता था कि पिछले साल मई के महीने में जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी रिटायर हुई, तब सुप्रीम कोर्ट के बार संघ और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संघ ने उन्हें फेयरवेल तक नहीं दिया? तो क्या आप सारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को प्रैक्टिस करने से रोक देंगे? जब आप सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वकीलों को विरोध करने से नहीं रोक सकते, तो 5 साल तक दिन रात पढ़ाई कर कल से वकील बनने जा रहे इन छात्रों को एनरोलमेंट रोकने की बात कैसे लिख सकते हैं? यह ख्याल आया कहां से कि इस देश में जो चाहेगा आप वो कर जाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी को फेयरवेल नहीं देना गुनाह नहीं है, तो इन छात्रों का अपने दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के आने का विरोध करना कैसे गुनाह हो जाता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भले अपना पत्र वापस ले लिया, लेकिन अपने पहले सर्कुलर में जो लिखा है वो सिर्फ उसकी सोच का हिस्सा नहीं है। इस तरह की बातें गोदी मीडिया दिन रात करता है। जेंजी को लेकर इसी तरह की बातें कही गईं, जो इस पत्र में लिखा है कि कुछ विश्वसनीय सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि कुछ छात्र और बाहरी लोग मासूम छात्रों को भड़काने का काम कर रहे थे। इस मामले में वाइस चांसलर की जांच के बाद कार्रवाई करेगा, लेकिन सर्कुलर जारी होने के बाद इसकी सिरे से निंदा होने लगी। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह ने तुरंत ही इसकी निंदा की और बयान जारी किए। Today I was shocked to see a letter written by the chairman of the Bar Council of India passing an order with regard to enrollment of students of Nalsar.
Now, what has been done by the students of Nansar, although cannot be appreciated because it's ultimately it's not an individual, it's the high constitutional office which they are disrespecting. But at the same time, what the Bar Council has done is completely unconstitutional, violative of the fundamental rights of these students. The enrollment process has a statutory framework. If the person is to be enrolled or not to be enrolled is to be decided at the time of the making of the application, whether he fulfills the criteria for being enrolled or not. This kind of a blanket order saying that the entire batch should not be permitted to be enrolled is completely unconstitutional in my view, and it needs to be immediately withdrawn. जब पहले सर्कुलर का सार्वजनिक मंचों पर विरोध होने लगा तब मनन मिश्रा को सफाई देनी पड़ गई, पीछे हटना पड़ा। उन्होंने दूसरा सर्कुलर जारी किया कि पहला सर्कुलर वापस हो गया है, लेकिन पहले पत्र को उन्होंने ट्विटर पर जारी नहीं किया, जिससे लोगों को पता चल जाता लिखा क्या गया था, जिसे वापस लेना पड़ा। दूसरे सर्कुलर में जांच की मांग वापस नहीं ली जाती है और शिक्षकों द्वारा भड़काए जाने, बाहरी ताकतों के मिले होने की बात उसमें दोहराई जाती है। ये जरासर इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर, आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर, एंड जहां जहां स्टेट्स में बच्चे हैं वो वहां वहां प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। इसी पर सौरभ दास ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पूरा पत्र वापस लेना चाहिए। अभी छात्रों के नाम मांगे जा रहे हैं, यह सब बंद हो। 4 घंटे बाद 13 अगस्त की देर रात 12:30 बजे मनन कुमार मिश्रा एक ट्वीट करते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कार्रवाई को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। अब मनन मिश्रा कहते हैं कि नागरिकों ने, कानून के छात्रों ने बार को रिप्रेजेंटेशन दिया, जिससे हम संतुष्ट हैं कि 2026 बैच के छात्रों का इस कार्रवाई में कोई हाथ नहीं था, इसलिए हम सभी तरह की कार्यवाही बंद करते हैं। नालसार की तरफ से कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। तो किस बात के लिए छात्रों की जांच की मांग की जा रही थी? किस बात के लिए? 2024 के चुनाव में बीजेपी को 24 करोड़ लोगों ने वोट दिया, तो क्या बाकी 120 करोड़ की जांच कराएंगे? उनके पीछे विदेशी फंड है, सोरोस भड़का रहा था, तो कर लीजिए उनकी जांच। बताइए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया 3 दिनों के अंदर नालसार के वाइस चांसलर से रिपोर्ट मांग रहा था, छात्रों के नाम मांग रहा था, सबके एनरोलमेंट पर बैन लगाने की बात कर रहा था, शिक्षकों पर भड़काने के आरोप लगा रहा था, कुछ ही घंटों में संतुष्ट हो जाता है। यह क्यों हुआ? क्योंकि जनता ने बोलना सीख लिया है। लोगों ने इस तरह से बोला कि उनकी बात सही जगह और सही तरीके से पहुंच गई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी असंवैधानिक हरकत का एहसास हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने छात्रों के प्रदर्शन का बचाव किया। नालसार के छात्रों ने जो किया है उसका जश्न पूरे देश में मनाया जाना चाहिए। उसके छात्र उन्हीं के कार्यक्रम का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को भी इस बात से ऐतराज नहीं। इन छात्रों ने अपनी बात कहने के लिए उस परंपरा का विरोध किया जिसके तहत यूनिवर्सिटी की डिग्री हर साल चांसलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही देते हैं। कायदे से चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इन छात्रों को पत्र लिखना चाहिए कि आपने मेरा विरोध कर गलत को गलत कहने के, लोकतंत्र में विरोध करने के संवैधानिक दायित्व का पालन किया है। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपातकाल के दौरान जेएनयू के छात्र सीताराम येचुरी ने इंदिरा गांधी और उनकी सरकार की निंदा की, उनकी सरकार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद जब इंदिरा गांधी चुनाव जीत गईं, तब जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में सीताराम येचुरी ने मांग की कि आप जेएनयू के चांसलर के पद से इस्तीफा दे दीजिए। बाकायदा इस घटना की तस्वीरें मौजूद हैं जब छात्र संघ के सदस्य इंदिरा गांधी के घर के बाहर, उनके इतने करीब, उनकी मौजूदगी में अपनी मांगें पढ़ रहे हैं
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में ऐसी कोई भी कल्पना की जा सकती है? 2014 से आधा 2026 बीत गया। कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी ने चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया। मनन मिश्रा वो शख्स हैं जिन्होंने 2014 में कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में महात्मा गांधी का पुनर्जन्म हुआ है। कम से कम इस तरह का पत्र लिखते हुए महात्मा गांधी को ही याद कर लेते, यह भी कि गांधी जी वकील थे, अपनी वकालत दांव पर लगा दी, छोड़ दी करोड़ों भारतीयों की आजादी के लिए। और यह भी याद कर लेते कि गांधी को मारा किसने। वीडियो बनाओ तो इस दौर में डिलीट करवा दिया जाता है, इंस्टाग्राम पर रीच रोकने के तरह तरह की तरकीबें निकाली जाती हैं, विरोध करो तो घर पुलिस भेज दिया जा रहा है, और अब प्रैक्टिस रोकने की बात होने लगी है। इसका मतलब है सच के बाहर आने का टाइम हो गया है, गुब्बारा फटने वाला है। सच को बाहर आने से रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। यह सब बता रहा है कि सरकार और उसके समर्थक जनता को आता हुआ देख रहे हैं और घबरा रहे हैं। यही बात समझने की जरूरत है। यह सामान्य सर्कुलर नहीं था, यह उस दुस्साहस का एक्सप्रेशन था कि हम कोर्ट हैं, हम कोर्ट भी मैनेज कर सकते हैं, हम सरकार हैं, पुलिस हमारे साथ है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। जनता अब अदालतों की तरफ देखने लगी है, नेता भी अदालतों की बात करने लगे हैं। अदालतों को इन बातों के प्रति संवेदनशील हो जाना चाहिए। हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक, सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भगवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया, इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया, इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। जज साहिबान ही कहते हैं न्याय होना नहीं चाहिए, होते हुए भी दिखना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत की न्याय व्यवस्था का मजबूत हिस्सा है। उसके इस पत्र ने न्यायपालिका की साख को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। पत्र जारी करने वालों की जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। भारत की आजादी के इतिहास को आप वकीलों के साहसिक योगदान से अलग कर नहीं देख सकते। उन्होंने इसी आजादी के लिए अपना लाइसेंस, अपनी बैरिस्ट्री, अपनी कमाई, दौलत सब आग के हवाले कर दी और सड़क पर उतर गए। आज भारत की अदालतों में जिस भी स्तर पर वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी वकालत की पढ़ाई कर रहा है, उन सब के सामने यह सर्कुलर एक शर्मनाक दस्तावेज की तरह चुनौती दे रहा है कि क्या वे अपने इतिहास को भूलकर चुप रह जाएंगे या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सवाल करेंगे, जनता के पूछने बोलने के अधिकारों का पक्ष लेंगे, उनका बचाव करेंगे। मनन मिश्रा ने बिहार के छपरा के जिस कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की, वह भी उस वकील के नाम पर है जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, आजादी की लड़ाई में कूद गए, भारत के पहले राष्ट्रपति बने। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकील के तौर पर इसीलिए चंपारण सत्याग्रह में हिस्सा लिया कि एक दिन इस देश में ऐसा आएगा जब प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का विरोध करना अपराध हो जाएगा, नौकरियों से लोग निकाल दिए जाएंगे, वकालत की प्रैक्टिस पर बैन कर दिया जाएगा? क्या मनन मिश्रा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इतिहास भी याद नहीं? मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में दीक्षांत समारोह होने वाला था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत इसके मुख्य अतिथि थे। 2 अगस्त को दीक्षांत समारोह था, 31 जुलाई को रद्द कर दिया जाता है। किस बात के लिए? किस विरोध की आशंका थी? पत्र लिखकर छात्रों ने विरोध किया तो वहां जांच करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। लेकिन यहां अप्रत्याशित परिस्थितियों की आशंका को देखते हुए कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। क्या टिस जैसा संस्थान भारत के चीफ जस्टिस का कार्यक्रम भी नहीं करा सकता? जांच तो इसकी होनी चाहिए, या साफ साफ कहना चाहिए कि कॉकरोच वाले बयान को लेकर छात्र नारे ना लगा सकें, इसलिए रद्द कर दिया गया। पिछले साल अगस्त महीने में टिस में छात्रों ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम की रिहाई के लिए नारे लगा दिए तो 9 छात्रों पर केस हो गया।
एडिशनल सेशन जज मनोज बी ओझा ने कहा कि आप सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गए हैं, पूरे देश में अब यह रिकॉर्ड रहेगा। आप लोगों ने करियर की शुरुआत में गलती कर दी, आपका करियर बर्बाद हो गया। क्या कोर्ट की तरफ से ऐसा कहा जाना चाहिए था? नारे लगा देने से करियर बर्बाद कर दिया जाएगा? हम किस भारत में रह रहे हैं? तब तो फिर कहिए कि कुछ लोग इस देश को बर्बाद करते रहेंगे, बाकी लोग तमाशा देखेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, वरना जो बोलेगा उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। टिस के छात्रों को अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा है। सोचिए, इस बात के लिए वो अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। हम संदेश क्या देना चाहते हैं भारत की जनता को, दुनिया को, अपने आप को, आजादी की लड़ाई की विरासत को? 20-22 साल के बच्चों को इस तरह से डराया जाएगा? उन छात्रों को डराया जाएगा जिन्होंने 5 साल वकालत की पढ़ाई पढ़ी, जो कल जज बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे, टॉप वकील बनेंगे? उन्हें डराने का यह ख्याल आया कहां से? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्र कैसे लिख दिया, इसकी नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और शुरुआत मनन मिश्रा के इस्तीफे से होनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।